अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नॉवल आपा में। और मैं आज आपके सामने नरेशन बयान कर रही हूँ, दिल दर्द से खाली नहीं। आप चलते हैं आगे। वो क्लास को सवाल जवाब के पेपर बांट रही थी जब कमरे में फ़ोन की घंटी गूंजी। मिस नेवाल, आपका फ़ोन बज रहा है। एक लड़की के एहसास दिलवाने पर वो उसका शुक्रिया अदा करती अपने बैग के पास आई। व्हाट्सएप पे पाकिस्तान से उसकी सास के नंबर से कॉल आ रही थी। आप लोग ये शीट्स आपस में बांट लें, मैं फ़ोन सुनने बाहर जा रही हूँ। किसी का भी जवाब सुने बगैर वो खुशदिली से कॉल ऑन करती बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। मैं आज सुबह घर से निकलते वक्त आपके बारे में ही सोच रही थी। पिछले एक हफ्ते से रोज़ आपका नंबर मिला रही हूँ, बेल भी जाती है मगर कोई उठाता ही नहीं। मैं तो परेशान हो गई थी, पर शुक्र है जो आज आपने ख़ुद कॉल कर ली। बताएं आप कैसी हैं, घर पे बाकी सब कैसे हैं? वो इतनी खुश थी, अंदाज़ा ही ना हुआ कि एक ही सांस में बोलती चली गई। चौंकी जब दूसरी जानिब से मुसलसल खामोशी ही आई। हेलो आंटी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सुन रही हूँ। तुम तो मेरी सोच से बढ़कर शातिर साबित हुई हो। शक्ल तुम्हारी कैसी भोली सी है और दिल इस कदर काला निकला। इनके अल्फाज से ज़्यादा लहजा जहरीला लगा। आंटी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ना ना, नहीं, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है, और बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका भुगतान मुझे ताउम्र भुगतना है। आंटी, आप मुझे बताएं तो आखिर हुआ क्या है? अच्छा, तो तुम अभी भी मेरे सामने लाइल्मी और मासूमियत के ड्रामे जारी रखना चाहती हो? मैं बता देती हूँ, तुम्हारे हुक्म पर तुम्हारे शौहर यानी मेरे रन मुरीद बेटे ने अपने छोटे भाई की फ़ीस भरने से इनकार कर दिया है। वो कहता है मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होती है। वो नहीं चाहती कि वो अपनी हक हलाल और इतनी मेहनत से कमाई दौलत पर अपने भाई पे खर्च करे। मैंने अपने बेटे के राह बंद किए, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। मुझे ये था कि यहाँ से लड़की ब्याह कर ले जाएगा, वो हमारी अपनी होगी, हमारा एहसास करने वाली होगी। मगर मुझे क्या इल्म था, मैंने अपने हाथों से एक जड़ें काटने वाली चुड़ैल अपने बेटे के पल्ले बांध दी है। ऐसा नहीं है आंटी, आपको गलत फहमी हुई है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम क्यों नहीं ऐसा करोगी बीबी? तुम्हारे पास तो बड़ी ठोस वजह है। अभी तक माँ नहीं बनी हो, आखिर मियाँ को काबू न रखो, माँ बहनों और भाई से दूर न रखोगी तो हो सकता है कल को हम इसकी दूसरी शादी करवा दें। तुम जैसी औरतें इंतहाई शकील कल्ब होती हैं। वो बेचारा घर का माहौल ख़राब ना करने की वजह से हमें नज़रअंदाज कर रहा है। अपनी बच्ची की फ़ीस तो मैं कैसे भी भर लूँगी, मगर यतीम बच्चों का हक मारने पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें तो अल्लाह पूछे निवाल बीबी, हमारी तरफ से तुम जियो या मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए अब तुम मर गई हो। और ख़बरदार, आइंदा को अपने ड्रामे करने को मेरे घर पे या मेरे किसी बच्चे के नंबर पर फ़ोन किया, डाइन कहीं की। अगर वो बर वक्त बेंच पर ना बैठती तो खड़ी की खड़ी गिरती। ना सिर्फ टांगें बल्कि उसका सारा जिस्म कांप रहा था। कॉल बंद करने के बाद भी कितनी देर तक वो फ़ोन हाथ में लिए बैठी रही। यकीन ही ना आ रहा था कि ये सब फराज की अम्मी ने कहा है। मैं इसको किसी से कैसे छीन सकती हूँ? वो तो मेरा है ही नहीं। वो कभी दो पल रुककर मेरा हाल नहीं पूछता, मेरे मशवरे कैसे मान सकता है? मैंने आज तक एक चोटी नहीं मारी, किसी का हक कैसे मार सकती हूँ? कांपती उंगलियों से इसने स्पीड डायल पे मौजूद फराज का नंबर मिलाया। बेल जाती रही, 3 दफ़ा वक्फे से नंबर मिलाया। चौथी मर्तबा उसकी झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। बड़ी ढीठ औरत हो, जब मैं कॉल नहीं उठा रहा तो फ़ोन करना बंद कर दो, मैं मसरूफ़ हूँ। मुझे ज़रूरी बात करनी थी, मेहरबानी होगी अगर 2 सेकंड रुक कर मेरी बात सुन लें। बोलो, क्या क़यामत आ गई है? निवाल ने गहरा सांस भरकर अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन मुहैया की। बोली, अभी अभी आंटी का फ़ोन आया था। किस आंटी का? आपकी अम्मी का? अच्छा, तो फिर? लहजा इस कदर सर्द था कि निवाल को अपने अल्फाज भूलने लगे। वो आपने उनसे कुछ कहा है? मेरा मतलब है मेरे बारे में, कि आपकी उनसे कोई बात हुई है? तुम इतनी अहम हरगिज़ नहीं हो कि मैं अपनी माँ से तुम्हारा जिक्र करता रहूं। वो मुझसे बहुत नाराज़ है, तो मैं क्या करूं? आपने अपने भाई की फ़ीस क्यों नहीं भेजी? मेरी मर्ज़ी, मैं इसको कुछ भेजता हूँ या नहीं। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अपनी औकात में रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है।
और अब दोबारा कॉल मत करना, फजूल में मेरे मूड का सत्यानाश कर रही हो। फ़ोन बंद हो गया। वो वहीं खड़ी रह गई। जी चाहा वापस फ़ोन मिलाकर फराज को दुनिया भर की गालियों से नवाजे। अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत है तो क्या तुम ये चाहते हो कि मेरा हर रिश्ता मुझसे नफ़रत करे? वो जानती थी ये सवाल वो उससे पूछ भी ले, तब भी निवाल में इतनी हिम्मत न थी कि वो फराज का जवाब बर्दाश्त कर पाती। अपने चेहरे पे हाथ फेरा, हाथ से छूने वाली नमी ने चौंका दिया। वो रो रही थी। दोनों गाल स्कार्फ के साथ रगड़ कर वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ी, मगर अपने पीछे खड़े मोहम्मद को घूरा। तुम इधर क्या कर रहे हो? आप रो रही थी। वो इनकार करना चाहती थी मगर गुस्सा उमट कर बाहर आया। हाँ, रो रही थी। फिर पर क्यों रो रही थी? क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे इस दुनिया में छोड़कर अकेला चले गए हैं, और जाने से पहले मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर गए हैं जिनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं आज उनकी ज़िंदगी से निकल जाऊं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जान लिया सच, आ गया सुकून। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? गाड़ी? वो क्या करनी है? अपने सर पे मारनी है भाई। गाड़ी में कहीं जाना है? कहाँ? ऑलेसन स्ट्रीट या पॉलिक शील्ड्स, कहीं भी जहाँ सुनार की दुकान हो। गोरे सुनार की या एशियन की? एशियन रिवायती सुनार हो फिर तो गॉन हेल ही चलें, वहीं मिलेगा। क्या आप अपने लिए कुछ लेना चाहती हैं? नहीं। तो फिर तुमने कसम खाई हो या हर सवाल इसी वक्त पूछना है? कुछ बात के लिए भी बचा लिया करो। अभी मुझे जाना है। अगर तुम चल रहे हो तो आ जाओ, वरना खुदा हाफिज, कल मुलाकात होगी। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रही हैं तो मैं आ जाता हूँ। तुम्हारे पास कभी पूरी कौड़ी तक नहीं होती, गरीब गुरबा। जवाब में मोहम्मद हल्का सा हंसते हुए बोला, आज मैं गरीब हूँ, अल्लाह ना करे कल को आप भी गरीब हो सकती हैं। हाँ, जैसे आज तो मैं बिलियनियर हूँ। वैसे शमीम के लिए तुम्हारे पास अंधी दौलत कहाँ से आ जाती है? वो दोनों साथ साथ चलते रिसेप्शन पे बताने के बाद गाड़ियों की कतार की जानिब जा रहे थे। जी, वो तो सच्चा प्यार है, इसके लिए तो अपना आप बेचकर भी पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, आप जैसे दोस्तों की मिन्नतें कर सकता हूँ। माशाल्लाह, जदीद दौर के आशिक बिल्कुल ठीक जा रहे हो। बहुत शुक्रिया। गाड़ी पहले मेरे घर की जानिब लेकर चलो। मगर आप तो कह रही थी सुनार के यहाँ जाना है। हाँ, मगर पहले घर से मुझे कुछ लेना है, इसके बाद सुनार की तरफ जाना है। जो हुक्म सरकार। आप वहीं रहती हैं ना, जब वो अगली रोड की पहली गली में? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? याद करें, ट्रिप वाले दिन काजी साहब ने मुझे आपके घर भेजा था सामान लेने के लिए, मगर आप मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। हाँ, मुझे याद आया। आपका क्या ख्याल है, हमें एक दफ़ा फिर ट्रिप का प्रोग्राम बनाना चाहिए? इस दफ़ा पॉलिक कंट्री पार्क जाएंगे या ग्लासगो से बाहर किसी हाइकिंग स्पॉट का रुख करते हैं? पॉलिक पार्क की क्या खसूसियत है? ग्लासगो का बहुत मशहूर और बहुत वसी रकबे पर फैला पार्क है। इसमें फार्म हाउस है, बर्ड कलेक्शन है जो कि एक छोटा सा म्यूज़ियम है। हर रोज़ सैकड़ों लोग वहाँ सैर की नीयत से जाते हैं। पार्क का चारों तरफ और दरमियान का कार सवारों और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक और सड़कें बनी हुई हैं। अनजान इंसान बड़ी आसानी से वहाँ गुम हो सकता है। लोकल काउंसिल के स्कूल बच्चों को वहाँ लेकर जाते हैं, नक्शा पढ़ने का और नक्शे के मुताबिक रास्ता तलाशने का हुनर सिखाने की नीयत से। मैं भी अपने प्राइमरी स्कूल के सालों में कई मरतबा वहाँ जा चुका हूँ। ख़ासकर अगर आप शाम के वक्त जाओ, बहुत सी ख़वातीन और मर्द जॉगिंग करते पाए जाते हैं। हफ्ते के आखिर में लोग ज़्यादातर फैमिली के साथ आते हैं, पिकनिक और बारबेक्यू की पार्टीज़ रखते हैं। अच्छी बात है, कल आकर सेंटर की इंतज़ामिया से बात करेंगे, एक और ट्रिप का बंदोबस्त करें। तमाम मेंबर्स अगर फ़ंड जमा करें, उस सूरत में इंतज़ामिया को कोई एतराज़ ना होगा। वैसे मोहम्मद, पार्क में क्या ख़ास बात है? क्यों ना कंट्री साइड पे जाया जाए? मेरा मतलब है स्कॉटलैंड। कुदरती मनाजिर के लिहाज से इस कदर हसीन जगह है, अगर आप हर रोज़ उठकर सिर्फ सामने आसमान के रंग ही गिनते जाओ तो यकीन मानो आप कभी नहीं थकोगे। एक नीला रंग है, उसी एक रंग के मुख्तलिफ और मुनफरिद शेड्स देखने को नजर आती है। चाहे जितना भी बुरा वक्त जा रहा हो, अगर इंसान बाज़ौक है तो सिर्फ आसमान के रंग देखकर ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। बस यहाँ रोक दो, आगे जगह खाली नहीं है। बात के दौरान ही इसने मोहम्मद को हिदायत दी। मोहम्मद की गाड़ी रोकते ही वो अपना सीट बेल्ट आज़ाद करके दरवाज़ा खोलते हुई बोली, तुम यहीं रुको, मैं यूं गई और यूं आई।
मोहम्मद ने तस्दीक में सर हिलाया। वो उसी वक्त गाड़ी से निकल गई। मोहम्मद गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम छेड़ रहा था जब 7 मिनट बाद वो आकर दोबारा इसके बराबर में बैठी। उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर मोहम्मद पूछे बिना न रह सका, मिस निवाल, आप क्या आप रोई हैं? निवाल ने अपना बैग गोद में रखा, खामोशी से सीट बेल्ट लगाया और धीमी आवाज़ में बोली, चलो मोहम्मद, इससे पहले कि दुकानें बंद हो जाएं। मगर आप रोई क्यों हैं? गाड़ी को रास्ते पे डालते हुए भी मोहम्मद की सुई उसी पे अटकी हुई थी। निवाल से बोला न गया, गले में गोला अटका हुआ था। वो जानती थी अगर मोहम्मद ने दोबारा सवाल पूछा तो आंसू रोकना मुहाल हो जाएगा। इसलिए कुछ भी कहे बगैर गाड़ी से बाहर देखती रही। आधा रास्ता ऐसे ही खामोशी में कटा। जब इसने मोहम्मद की आवाज़ सुनी, आज मुझे पता लग गया है। वो मुंह फुलाए रोड पे नजरें जमाए गाड़ी चला रहा था। वो पूछे बिना न रह पाई, वो क्या? छोड़ें, आप जानकर क्या करेंगी? वैसे भी बात आपके ही मुताल्लिक है। क्या बात? क्यों बताऊं? आप कौन सा अपनी दफ़ा में कुछ बताती हैं? मोहम्मद हर बात बताने वाली नहीं होती। हाँ, मैंने तो आपसे न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला पूछ लिया है। वो नम आंखों समेत हंस दी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं आपका एक ही दोस्त हूँ। नहीं, और दोस्त भी हैं। जी नहीं, वो सब सिर्फ हेलो हाय है। दोस्त बस मैं ही हूँ। हद से ज़्यादा घुमंडी इंसान हो। आप भी तो एक दफ़ा में मान जाया करें। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती हैं। ये जो ऐनक तुम पहनते हो ना, किस उम्र में लगी थी? बचपन से ही पहन रहा हूँ। मम्मी बताती हैं मुझे 1.5 साल की उम्र में ही लग गई थी। और लेसन स्ट्रीट से होता हुआ वो कैथ कॉर्ट रोड पर आया। उनकी मतलूबा दुकान भी इसी रोड पे थी। गॉन हिल का सारा इलाका एशियन कम्युनिटी से भरा पड़ा है। पाकिस्तान और इंडियन रिवायती मलबूसात की दुकानें हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वो मर्द और जवान रिहाइश पजीर होते हैं जो या तो स्टूडेंट होते हैं और यूँ फैमिली के बग़ैर रहते हैं। एक एक फ़्लैट में कई कई अफराद ने मिलकर कमरे किराए पर लिए होते हैं। ये छड़े छांट लोगों का इलाका ज़्यादा है, मगर जब से चेकोस्लोवाकिया और दीगर छोटे छोटे यूरोपियन ममालिक को बरतानिया में फ्री एंट्री मिली है, ये इलाका काफ़ी नीचे चला गया है। क्योंकि पहले यहाँ पर एशियन लोगों की वर्किंग क्लास रहती थी। तकरीबन हर दूसरा बंदा बरसरे रोज़गार था। उसकी वजह यह है कि हमारे लोग अपने घर से निकलते ही बड़े बड़े ख्वाब आंखों में सजा कर निकलते हैं। बड़े घर के ख्वाब, बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब, माशरे में अपना स्टेटस ऊपर ले जाने के ख्वाब। इसलिए वो दिन रात की तकसीम भुलाकर बस काम करते हैं। फिर सारे हफ्ते की मेहनत हफ्ते के आखिर पे वसूल करते हैं। मिनी ट्रैवल एजेंसी का रुख करते हैं क्योंकि पीछे घर से पहले से फ़ोन आ गया होता है, तुम्हारे भाई की मंगनी है, बच्चों की फ़ीस जानी है, घर बनाना शुरू किया हुआ है, लेंटर के पैसे भेजो, गाड़ी ऑर्डर की हुई है, डाउन पेमेंट देने के पैसे नहीं हैं, जल्दी से पैसे भेज दो। ये तकरीबन यहाँ हर दूसरे बंदे की कहानी है। अपने लोग जहाँ भी हैं मेहनत करना जानते हैं, जबकि यूरोपियन ममालिक से आने वालों को आते ही काउंसिल मुफ्त रिहाइश दी, मुफ्त स्कूलों तिब की सहूलियात दी, यहाँ तक कि जेब खर्च तक लगा दिए। जब आपने भूख देखी और एकदम छप्पड़ फाड़ कर मिल जाए, इंसान अपनी औकात ही भूल जाता है। यही वजह इन यूरोपियन लोगों ने जी भर कर गंद डाला। लड़ाइयाँ, लड़कियों की फ़रोख्त, जो कि पैसे लेकर अपनी लड़कियों के निकाह उन मजबूर हजरात से करवाते जो वीज़ा लेने के चक्कर में यूरोपियन औरत के साथ बंधन बांधते, क्योंकि यूरोपियन औरत की शौहर की हैसियत से वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ऊपर होते हैं। आपको सिटी और मार्केट्स में मांगने वाले मिलने लगे, जो कि अपनी जगह बड़ी ही हैरत अंगेज़ हकीकत थी। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्राइम रेट ऊपर चला गया। कौमी इम्कान यही है कि अगर मुस्तकबिल करीब में आई रेफरेंडम हुआ तो बरतानिया की ज़्यादातर अवाम यूरोप छोड़ने के हक़ में वोट देगी। अपने लोग तो बिलाशुबा यूरोपियन के ख़िलाफ़ वोट देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना मकाम सालों की मेहनत के बाद बनाया है। मगर यूरोपियन हमारी जानिब देखकर ऐसे जिताते हैं जैसे तुम लोग बाहर के हो। हम तो यहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको बरतानिया में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, इनको एक अच्छा शहरी साबित नहीं करती। पर यह भी देखने में आया है लोकल गोरे इनको फेवर इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन कहीं और से आकर यहाँ कमा कर पीछे भेजते हैं। जहाँ ये लोग हमारा इतना फ़ायदा उठाते हैं, क्यों ना हम मज़हब, हम रंग लोग इसका फ़ायदा उठाएं।
अगर हमने बाहर के लोगों को यहाँ रखना ही है तो अपने गोरी क्यों नहीं। अब देखना ये है कि इस दंगल में जीतेगा कौन और हार किसकी की मुकद्दर में आएगी। मोहम्मद गाड़ी में बैठा आते जाते लोगों को देख रहा था, क्योंकि निवाल ने इसको अपने साथ आने से मना कर दिया था, जिसमें मोहम्मद को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। भला ऐसा क्या काम है जो इतना पर्दा बरत रही हैं। 15 मिनट बाद निवाल बाहर आई। उसकी शक्ल से लग रहा था किसी भी लम्हे फूट फूट कर रो देगी। वो आकर अपनी जगह पर बैठ गई। ठहरी हुई आवाज़ में बोली, मुझे मिनी ट्रैवल एजेंसी पे जाना है। आप किसी खास मिशन पे लग रही हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगी? निवाल ने सख्ती से सर नफ़ी में हिलाया। जैसे आपकी मर्ज़ी। मोहम्मद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कैचकॉर्ट रूट से निकल कर वापस ऑलेसन स्ट्रीट में जाकर एक दफ़ा फिर निवाल की मतलूबा जगह के बाहर गाड़ी रोक दी। वो इसी खामोशी से गाड़ी से उतर गई, पर इस दफ़ा फ़ौरन ही वापस आ गई। मोहम्मद अपने फ़ोन पर मसरूफ़ था जब खिड़की पर दस्तक ने इसको मुतवज्जा किया। निवाल थी। मोहम्मद ने शीशा नीचे किया। जी। क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है? क्यों? मैंने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, मगर वो आदमी कह रहा है इतनी ज़्यादा रकम भेजने के लिए मुझे आईडी दिखानी पड़ेगी, मगर मेरे पास इस वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरा पासपोर्ट वैसे ही एक्सपायर्ड है। मुझे तुम्हारी इस मदद की ज़रूरत है। वो अपनी मोटी अत्सों वाली ऐनक से इसको देखता रहा, जैसे उसकी बात सर के ऊपर से गुजर गई है। मोहम्मद, जी सुन रहा हूँ। इतना ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कितने पैसे भेज रही हैं? 5 लाख। मोहम्मद की आंखें फैली। 5 लाख? हाँ। भेज किसको रही हैं? आपने तो बताया था आपके अम्मी अब्बू हयात नहीं हैं। अपनी सास को भेज रही हूँ। मज़ीद कोई सवाल ना करना। अब तक के लिए इतना ही। एक मर्तबा फिर आपसे मुलाकात होगी नॉवल आपा में। अल्लाह हाफ़िज़।